नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th चैप्टर 9 जियोग्राफी का, दैट इज़ लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो लाइफ है ना ग्रासलैंड में कैसी है, टेम्परेट ग्रासलैंड में कैसी है, ये सारे रीजन मैंने आपको बता रखे हैं। टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, ये सारे रीजन, फ्रिजिड रीजन, ये सारे रीजन तो मैंने ऑलरेडी पीछे की क्लासेस में अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिए। अब हम जानेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। यहाँ पे लाइफ ह्यूमन की कैसी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक फॉरेस्ट वर्ड होता है और एक होता है ग्रासलैंड। अब फॉरेस्ट वर्ड में और ग्रासलैंड वर्ड में फ़र्क क्या है? देखो, फॉरेस्ट में क्या होता है ना, वहाँ पे पेड़ पेड़ ज़्यादा होते हैं, और ग्रासलैंड में क्या होगा, ग्रास ज़्यादा होंगे। बस सिंपल सी बात है। अब फॉरेस्ट में फॉरेस्ट क्यों ज़्यादा होते हैं, ग्रास में ग्रास क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि फॉरेस्ट में हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल होती है। यहाँ पे लो रेनफॉल होती है, लो टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू इसके। होता है यहाँ पे भी बारिश होती है, टेम्परेचर यहाँ पे भी होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में नहीं। अगर यहाँ पे भी उतना ही हो जाएगा तो ये भी तो जंगल नहीं बन जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, जंगल बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि ये जंगल इसके फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में डिफरेंस क्या है। और ग्रासलैंड जो है, लिखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रासलैंड मेक्स अप द ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। मतलब 25% जो है ना ग्रासलैंड है दुनिया में अवेलेबल। तो ये आप समझ सकते हो कितना बड़ा ग्रासलैंड है अवेलेबल। तो द टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रो ग्रेटली डिपेंड व्हाट द क्लाइमेट एंड। देखो, कोई भी हो प्लांट किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट एंड सॉइल पे ही डिपेंड करता है ना। कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो ग्रास हो या ट्री हो, उनको फॉरेस्ट हो या ग्रास लैंड हो, वो किस पे डिपेंड करते हैं? ऑब्वियसली सी कि वहाँ का क्लाइमेट और सॉइल कैसी है। तो क्लाइमेट और सॉइल पे ही डिपेंड करता है। आपका ग्रास लैंड भी यही चीज़ें बोल रहे हैं ये। क्लाइमेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड। क्लाइमेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉर्म करता है किसको, ग्रासलैंड को बनाने में। इट इज़ ग्रेटली यूज्ड एज अ बेसिस ऑन डिवाइडेड द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड, डिवाइड द वर्ल्ड ग्रासलैंड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दोज अकर इन द टेम्परेट रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। तो ये ग्रासलैंड दो दो रीजन में अच्छी खासा होता है। एक होता है ट्रॉपिकल रीजन में और एक होता है टेम्परेट रीजन में। तो ट्रॉपिकल रीजन तो आपको पता ही है, टेम्परेट रीजन भी आपको पता ही है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेट रीजन की बात में। टेम्परेट रीजन मतलब जो नॉर्थ पोल के नज़दीक में होते हैं ना, और साउथ पोल के नज़दीक में होते हैं, वो होते हैं आपके टेम्परेट रीजन। अब द प्रेरीज के बारे में हम जानेंगे। पहले डू यू नो देख लेते हैं। प्रेरीज क्या है बेटा? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मीडो। मीडो मतलब होता है घास का मैदान, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया ये प्रेरीज क्या होते हैं। अब घास का मैदान ही होता है। अब ये है कहाँ पे, इसके बारे में भी हम जान लेते थे। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द पेरीज। ये आपको पता, प्रेरीज पता चल गया आपको। इट इज़ द रीजन ऑफ फ्लैट, ये फ्लैट है, जेंटली स्लोप और हिल लैंड। मतलब ये देखो, अभी आपको ये देखो फ्लैट है, थोड़ा हल्का हल्का स्लोप होगा और हल्का हल्का, बस यही आपको दिखने को मिलेगा, माउंटेनियस दिखने को मिलेगा। फॉर मोस्ट पार्ट प्रेरित आर द ट्रीलेस। बहुत पूरा पार्ट लगभग उसका लगभग ग्रास लैंड है तो लगभग ट्री लेस ही होगा, यहाँ पे ट्री बहुत कम होंगे। बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स थोड़े बहुत तो ट्री है ही। और फ्लैंकिंग रिवर वैलीज, यहाँ पे रिवर वैलीज भी होते हैं, वुडलैंड एंड कैन बी फाउंड हियर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखी जा सकती है। तो टोल ग्रास होती है अप टू द 2 मीटर हाई, 2 मीटर हाई तक की ग्रासेस यहाँ पे देखी जा सकती है। डोमिनेट द लैंडस्केप। और ये इट इज़ एक्चुअली सी ऑफ ग्रास, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ऑफ ग्रास। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं, देखो प्रेरीज के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखो प्रेरीज का जो बाउंडेड, किसी दो तरफ से बाउंडेड है। एक तरफ तो क्या है आपकी, जो प्रेरीज है ना, जो घास के मैदान है, मान लो ये घास का मैदान है, तो एक तरफ तो आपका क्या है, ग्रेट माउंटेन वेस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ क्या है आपका, ग्रेट लेक्स। ये आपको पता चल गया। वेस्ट की तरफ देखो, प्रेरीज के दो साइड, एक वेस्ट की तरफ है आपका ग्रेट रॉकी माउंटेन्स और लेक्स, ये आपको क्लियर हो गया, ग्रेट लेक्स ईस्ट की तरफ। तो आपको मैप में देखोगे तो पता चल जाएगा। यू कैन सी दैट द प्रेरीज कन्वर्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
एंड पार्ट ऑफ कनाडा। देखो दो दो पार्ट में है, कन्वर्ट किया जा सकता है। आधा पार्ट इसका यूनाइटेड स्टेट में है और आधा पार्ट इस कहाँ पे है, अमेरिका में है। इन यूएसए एरिया ड्रेन बाय द ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी। अब जो यूएसए का एरिया है ना, यहाँ पे जो इसको पानी मिलता है वो किससे मिलता है, मिसिसिपी। मिसिसिपी वहाँ की बहुत बड़ी स्टेट है ना, स्टेट भी है और रिवर भी है। एंड द कैनेडियन प्रेरीज ड्रेन द ट्रिब्यूटरी ऑफ सस्केनचुअन रिवर। यहाँ पे जो है वो रिवर का नाम अलग है, सस्केनचुअन रिवर। तो अमेरिका में कौन सी रिवर जाती है, मिसिसिपी, और ये कनाडा में सस्केट, ये थोड़ा नाम इसका अलग है ना, सस्केटचेवन ये रिवर है। तो आपका ये चीज़ें क्लियर हो गई, दो रिवर। अब यहाँ पे हम थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं, है ना। ये देखो, ये आपके प्रेरीज है, ये देखो कनाडा वाला हिस्सा है, ये वाला कनाडा वाला हिस्सा है, और ये वाला कौन सा हिस्सा है आपका, ये ये अमेरिका वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कनाडा है ना। तो थोड़ा कनाडा में कम हिस्सा है और नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा है। तो ये देखो वेस्ट साइड इसकी क्या है, रॉकी माउंटेन है। इस साइड क्या है इसके, देखो ये सारी लेक्स हैं, तो ये ग्रेट लेक्स हैं, है ना। ये आपको क्लियर हुआ, दो साइड से एरिया फ्लो कर रहा है, ये आपको पता चल गया। अब ये देखो, द प्रेरीज ऑफ द ग्रास लैंड ऑफ द प्रेरीज वर होम ऑफ नेटिव अमेरिकन। जो प्रेरीज का जो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जो ग्रास लैंड है ना, ये एक नेटिव अमेरिका का होम है, जिसे हम रेड इंडियन भी बोलते हैं। दे एक्चुअली हैबिटेट द, ये इसी कंटिनेंट के ही हैबिटेंट है ना। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, द प्रेरीज वर होम होम ऑफ ट्राइब लाइक एपेक एंड काउ काउ प्री पाविन। इन ट्राइब्स का ये घर है प्रेरीज। एक्चुअली में जो यहाँ पे लोग रहने वाले थे वो नेटिव यहीं के थे, इनको रेड इंडियन भी बोला जाता था। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। अब ये आपने देख लिया, ये मैप अच्छी तरीके से देख लिया ना बेटा, ये कनाडा देख लिया आपने, ये देख लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ के क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एक वर्ड है चिनूक। चिनूक देखो क्लाइमेट में आपको बता देता हूँ। चिनूक समझो आप, चिनूक क्या होता है, चिनूक क्या है, एक हॉट विंड है ना, हॉट विंड है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है ऐसा, ये एक ग्रासलैंड है, इस साइड क्या है रॉकी माउंटेन, इस साइड क्या है ग्रेट लेक्स है। अब जो चिनूक है ना, हॉट विंड है और ब्लो करती है कब, ब्लो इन विंटर, एंड देयर फॉर द राइजेज द टेम्परेचर। अब गर्मियों में हवा वो बहती है गर्म हवा, और टेम्परेचर को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो विद इन द शॉर्ट टाइम द इंक्रीज द टेम्परेचर रिजल्ट द मेल्टिंग ऑफ द आइस। तो यहाँ पे जो ठंडियों में आइस गिरती है ना, तो वो जो हवा आती है ना, इस साइड से तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से आएगी हवा। ये चिनूक है ना, चिनूक चिनूक को हॉट एयर बोलते हैं ना, यहाँ से आएगी हवा और यहाँ से आएगी, यहाँ से निकलेगी। तो ये क्या होगा, ये पूरी आइस जो यहाँ पे होगी ना, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी आपकी, मेल्ट हो जाएगी। तो ये आपको पता चल गया चिनूक क्या है। और फिर मेल्ट हो जाएगी तो वो जो बचेगी एरिया बचेगा वो क्या होगा, ग्रेजिंग के लिए काम आ जाएगा। तो ये एनिमल की ग्रेजिंग के लिए काम आ जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट देखो वहाँ का कैसा होता है। देखो एक मिनट, बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, द क्लाइमेट इज अ कंटिनेंट टाइप ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देखो गर्मियों में देखो, समर आर द वार्म विद टेम्परेचर एंड अराउंड द, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं 20 डिग्री सेल्सियस होती है, और ठंडियों में -20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हैज़ बिन रिकॉर्डेड विनिपिंग, जो कहाँ पे रिकॉर्डेड किया गया, कनाडा में है, वहाँ पे इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है कि 20 से लेकर -20 के बीच में इसका टेम्परेचर रहता है। क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में है, तो टेम्परेट रीजन में है तो आपको पता ही चलता है कि टेम्परेट रीजन होता कैसा है। द एनुअल रेनफॉल जो होती है यहाँ की मॉडरेट होती है। मॉडरेट नहीं होगी तो बेटा जंगल नहीं बन जाएंगे, अगर हाई होगी तो जंगल बन जाएंगे। एंड इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। तो ये आइडियल कंडीशन है घास की ग्रोथ के लिए, तभी तो यहाँ पे घास होती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर लोकल विंड चिनूक ब्लो हियर। मैंने बता दिया नॉर्थ और साउथ में बैरियर होता है ना। तो यहाँ से क्या होता है आपका, चिनूक बहती है। देखो यहाँ से मैं आपको एक बार और मैप में दिखा देता हूँ, चलो आप बोलते हो तो कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे क्या है,
ये देखो, एक मिनट, यहाँ पे क्या है ना, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैरियर्स है लेक का और ये रॉकी माउंटेन का। तो यहाँ से आपकी चिनूक बहती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, है समझ में। तो जो आइस होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। अब यहाँ के लोगों की बात करते हैं। लोग लोग क्या होते हैं यहाँ के, नहीं, नहीं सॉरी, फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं। फ्लोरा एंड फोना कैसा होता है, प्रेरीज आर द, ये पर्टिकुलर ट्री लेस होते हैं, है ना। यहाँ पे कौन कौन से ट्री अवेलेबल होते हैं, जैसे विलो, एल्डर्स, पॉपुलर, कुछ ट्री तो होते ही हैं, ऐसा है। यहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और सूटेबल फॉर द फार्मिंग, ये फार्मिंग के लिए अच्छी खासी सोइल जो होती है वो फर्टाइल होती है ना। सोइल जो होती है यहाँ पे अच्छी खासी फर्टाइल होती है। सूटेबल फॉर द फार्मिंग, सोइल इज फर्टाइल। तो द मेजर क्रॉप इज मेज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या उगाई जाती है, मेज उगाई जाती है। अदर इंक्लूडिंग पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फा अल्फा इज ग्रोन। और भी ये सारी ये क्रॉप्स है ना, ये भी सारी उगाई जाती है। एरिया वर रेन रेन एरिया वेयर द रेनफॉल इज लिटिल अन अनरिलायबल, कुछ एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, कुछ एरिया होता है जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, अनरिलायबल। द ग्रास शॉर्ट एंड स्पार्स, तो वहाँ पे जो घास कैसी होती है, छोट होती है और स्पार्स होती है। तो दीज एरिया सुटेबल फॉर द कैटल रियरिंग, मतलब जानवर को चराने वगैरह के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए ठीक है ये। लार्ज लार्ज कैटल फार्म कोल्ड रैंकेज, तो जो लार्ज कैटल फार्म होता है इसे रेंचेस बोलते हैं। और आर आर लुक्ड बाय द स्टडी मैन कॉल्ड द काउ बॉय, जो इनको देखता है ना, रेंचेस को हम बोलते हैं बाइसन। बाइसन मतलब, बाइसन क्या है यहाँ का, बफेलो कहलाता है ना। तो ये काउ बॉय होता है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट सॉरी, ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, बाइसन। बाइसन क्या होता है, बाइसन और द अमेरिकन बफेलो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल दैट इन द रीजन, है ना। तो ये आपको पता चल गया, बाइसन इट इज़ इट इज़ इट इज़ नियरली गॉट एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट हो चुका था, लेकिन लोगों ने उसे कंजर्व किया। इसके साथ इसकी बहुत सारी मतलब इसके साथ डिस्क्रिमिनेटिंग होता था ना, इसकी हंटिंग होती थी, पोचिंग होती थी, लेकिन अब इस पर बैन लगाया। अब इसका अच्छा खासा पालन पोषण चल रहा है, अब फाउंड हो रहा है। रैबिट्स एंड कोयट्स, गोफर्स, प्रेरीज डॉग्स, ये सारे यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया बेटा कि ये आपका बाइसन ध्यान में रखना है, क्योंकि बाइसन क्या था, पोचिंग का शिकार हो गया था, हंटिंग का शिकार हो गया था, लेकिन इसको कंजर्व कर रहे हैं, अब एक्सटिंक्ट की कगार पे ही है, समझ लो आप। तो आप इसको तो ध्यान में रखना है, ऐसे एनिमल को तो आपको ध्यान में ही रखना ही चाहिए। अब लोगों की बात करें, लोग लगभग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना, और अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि एक तरफ इनके कनाडा है और एक तरफ है अमेरिका। तो यहाँ पे अच्छी खासी टेक्नोलॉजी होती है, तो ये अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। उसकी वजह से क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग, इनका जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, वो अच्छा खासा यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी में ये क्या 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 यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ कर लेते हैं, है ना, हार्वेस्टिंग मशीन यूज़ कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग यूज़ करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या है, मतलब यहाँ के लोगों को आप बोल सकते हो वेल टेक्निकल पर्सन भी है। क्योंकि अब देखो, कनाडा और अमेरिका के बीच में तो ऑब्वियसली सी बात है, ये टेक्नोलॉजी में आगे ही होंगे, है ना। तो और ये बहुत साइंटिफिक मेथड अप्रूव मतलब का यूज़ करके काफ़ी हद तक सरप्लस फूड प्रोड्यूस कर देते हैं। इसको हम ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं ड्यू टू द ह्यूज सरप्लस ऑफ द वीट प्रोडक्शन। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वीट की प्रोडक्शन करते हैं, आया समझ में। और ये सारा का सारा कहाँ पे जाता है, यूएसए में जाता है। तो आप सोच सकते हो। डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर मेजर इंडस्ट्री, और दूसरी मेजर इंडस्ट्री क्या है, डेयरी फार्मिंग। द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट लेक्स ऑफ टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। तो डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट द सेटिंग ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी हो गया, जब वहाँ पे गेहूँ होगा अच्छा खासा, फूड आपकी ग्रेन्स होंगे अच्छे खासे, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप होंगी, नज़दीक में इंडस्ट्री सेटअप होंगी। अब मिल्क भी अच्छा हो रहा है, तो वहीं पे दूध की जो डेयरी फैक्ट्री होंगी वो भी वहीं पे सेटअप होंगी। तो अच्छी खासी कंपनीज वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मतलब फूड प्रोसेसिंग, जैसे गेहूं से ब्रेड बनाना है,
गेहूं से पाव बनाना है, कुछ भी बनाना है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो लार्ज मिनरल डिपॉजिट पर्टिकुलर, यहाँ पे लार्ज मिनरल भी आपको देखने को मिलेंगे। कोल, आयरन एंड गुड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज एंड कैनाल्स इन दिस रीजन हैव मेड इट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ इन द वर्ल्ड। तो ये क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियलाइज रीजन हो गया है वर्ल्ड का। तो आपको पता चल गया बेटा कितना इम्पोर्टेंट है ये आप यहाँ से आप पता चल गया। अब टेम्परेट गैसलाइन के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब हम थोड़ा ये भी पॉइंट देख लेते हैं। डू यू नो इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ अमेरिकन प्रेरीज आर शिकागो, माइनीपोलिस, इंडियनपोलिस, कंसास एंड डेनवर। ये सारी क्या इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं कहाँ की, प्रेरीज की। तो शिकागो वगैरह आपने सुना ही होगा, ये तो काफ़ी फेमस सिटीज़ है। तो ये इन द कैनेडियन प्रेरीज द इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर एडमोंटन, सस्कंटून, कैलागरी एंड विनीपेग। तो ये सारी क्या है, कनाडियन की सिटी हैं। तो ये आपको पता चल गया बेटा कहाँ क्या क्या है। आपको टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पता चल गया, वहाँ के फ्लोरा एंड फोना, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या होती है, कहाँ कैसे, वहाँ का एरिया कैसा, टेम्परेचर कैसा, ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से जान ली। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखते हैं वेल्स के बारे में। अब वेल्स क्या होता है बेटा, मैं आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया नॉर्थ टेम्परेट जोन, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में हमने डिस्कस किया। अब वेल्स क्या होता है, वेल्स देखो ये टेम्परेट रीजन है, और ये नॉर्थ का टेम्परेट रीजन है, और ये है वेल्स जो होता है साउथ का टेम्परेट रीजन होता है ना, उसे हम बोलते हैं वेल्स। आपको क्लियर हो गया। जैसे देखो मैंने आपको बताया ये नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है और ये साउथ टेम्परेट जोन होता है। तो नॉर्थ टेम्परेट जोन को हमने बोला ग्रासलैंड, है ना, जो अमेरिका और कनाडा में आपने देख लिया, और ये साउथ टेम्परेट जोन को हम बोलते हैं वेल्स। ये क्लियर हो गया बेटा। अब इसका नाम वेल्स कैसे पड़ा वो हम देख लेते हैं। तो जो वेल्स नेम था ना वो किसने दिया था, डच में, क्योंकि वो सेटलर थे साउथ अफ्रीका से पहले ही, साउथ अफ्रीका में आके बस गए थे, मतलब ब्रिटिशर्स के पहले। तो आप बोल सकते हो ब्रिटिशर्स से पहले कौन आया था यहाँ पे, डच आए थे। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था, बेल्ट्स। तो बाद में ब्रिटिशर्स आ गए यहाँ पे, कॉलोनाइज कर दिया इसको, गुलाम बना लिया, वो अलग चीज़ है ना। तो अब हम आ जाते हैं वेल्स को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। वेल्स क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द साउथ अफ्रीका। मैंने बताया ना ये टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ का है, वो नॉर्थ अमेरिका था ये साउथ अफ्रीका का है। इसे हम क्या बोलते हैं, वेल्स। वेल्स आर द रोलिंग प्लेट्यू। ये क्या एक प्लेट्यू पे है विद वेरिंग हाइट्स फ्रॉम, हाइट यहाँ पे कितनी वेरी करती है, 600 से 1100 मीटर तक, मतलब ये प्लेट्यू पे है, और हाइट इसकी डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। इट इज़ बाउंडेड बाय द, देखो ये किससे, वो किससे, रॉकी माउंटेन और ग्रेट लेक से बाउंड था। ये किससे बाउंड है, दर्कन्सबर्ग माउंटेन ईस्ट एंड वेस्ट में क्या लाई करता है आपका, कालाहारी डेजर्ट। तो दर्कन्सबर्ग माउंटेन ईस्ट में, इस साइड ईस्ट में दर्कन्सबर्ग माउंटेन और कालाहारी डेजर्ट इस साइड। तो ये आपका हो गया, आपका ये दोनों किस किस जगह से बाउंडेड है। ऑन द नर्दर्न ईस्टर्न पार्ट हाई वेल्स आर लोकेटेड एट एन हाई मोर देन, मतलब जो नर्दर्न ईस्ट पार्ट है वहाँ पे हाई वेल्ड है, वहाँ पे रेनफॉल कितनी हो रही है आपकी, हाइट जो है 1600 मीटर से भी ऊंची देखी जाती है। इन द सम प्लेस लुक एट द मैप ऑफ द अफ्रीका, नेम द कंट्रीज। देखो आप ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो हम मैप देखते हैं, ये अफ्रीका है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, खास करके वेल्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको वेल्स। ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यही क्या है आपका टेम्परेट जोन। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है ना आपका टेम्परेट जोन, तो यहाँ से ये सारा क्या है आपका, ये आपका क्या है स्पेशली वेल्स। तो वेल्स आपको क्लियर हो गया वेल्स क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ का हम देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ से देखो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन। अब यहाँ पे इंडियन ओशन नज़दीक होता है इसके, तो इसके लिए वहाँ का क्लाइमेट भी कैसा होगा, माइल्ड, एक्सट्रीम नहीं होगा। जैसे हमने एक्सट्रीम देखा था किसके केस में, नॉर्थ अमेरिका के केस में। तो यहाँ पे क्योंकि वो उसके सब बाजू में कोई समुंदर नहीं था, लेकिन इसके बाजू में तो ओशन है ना, महासागर है ना,
तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा माइल्ड है। विंटर आर कोल्ड एंड ड्राई, विंटर क्या होती है, कोल्ड और ड्राई से। और टेम्परेचर कितना वेरी करता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है। और जुलाई जो होता है वो कोल्डेस्ट मंथ होता है। समर समर क्या होता, समर बहुत ही शॉर्ट और गर्म होती है। और जोहान्सबर्ग का जो रिकॉर्ड टेम्परेचर है, जोहान्सबर्ग मतलब ये साउथ अफ्रीका में एक सिटी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में एक सिटी है जोहान्सबर्ग, उसका टेम्परेचर इन्होंने रिकॉर्ड किया दिसंबर में कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर इन्होंने रिकॉर्ड किया वो भी है आपके पास। तो यहाँ की जो रेनफॉल होती है समर मंथ में, मेनली इन द समर मंथ में होती है, फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुवरी रेनफॉल होती है यहाँ पे। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट, ये वार्म ओशन करंट की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है। दैट वाज द शोर ऑफ द वेल्ड्स। अब देखो, इफ द रेनफॉल इज स्कैंटी इन द विंटर मंथ, द जो रेनफॉल होगी स्कैंटी होगी कि आप विंटर मंथ में, फ्रॉम जून टिल अगस्त, ड्रॉट में अगर मान लो जो स्कैंटी हो गई रेनफॉल विंटर मंथ में, तो यहाँ पर ड्रॉट भी आ सकता है ना, आ सकता है, जरूरी नहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ आ सकता है। तो अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं फ्लोरा एंड फोना के बारे में। द वेजिटेशन कवर स्पार्स ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप। मैंने बताया आपको, ग्रास तो होती है, ग्रास लैंड ही के नाम से जाना जाता है। तो रेड ग्रास ग्रोज द इन बुशेस वेल्ट, बुश वेल्ट में कौन सी ग्रास आपकी ग्रो होती है, रेड ग्रास। इन द हाईलैंड एकेसिया मरूला आर सीन टू बी ब्राउन ग्रोइंग। मतलब देखो, जो आपका, एक मिनट देखो, ये जो बुश वेल्ड्स है ना, यहाँ पे आपको रेड ग्रास देखने को मिलेगी। और ये आपको हाई वेल्ड्स में है ना, वो मतलब ऊपर नीचे वाला एरिया, बुश मतलब नीचे वाला, हाई मतलब ऊपर वाला एरिया। तो बुश एरिया में आपको कौन सी वेल्ड देखने को मिली, रेड ग्रास देखने को मिल रही है। और फिर आपको हाई वेल्ड में कौन सी घास देखने को मिल रही है, हाई वेल्ड्स में आपको मरूला घासेस आपको देखने को मिल रही है। द एनिमल ऑफ द वेल्ड्स आर प्राइमरली लायंस। तो एनिमल कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे, लायन और लेपर्ड, चीता, कुडू, ये सारे एनिमल है। ये लेपर्ड का इन्होंने फोटो भी दिखाया हुआ है। तो ये आपको, अब लोगों के बारे में यहाँ की बात करते हैं। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादातर कैटल रियरिंग और माइनिंग करते हैं। सोइल आर नॉट वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिसकंटिन्यूस ग्रास एक्सपोजिंग द बैरन लैंड। यहाँ पे ग्रास क्या है, डिसकंटिन्यूस है ना। देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रास है नहीं, तो ये क्या होती है, लैंड आपकी क्या होगी, बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब क्या होता है, बंजर ज़मीन हो गई है, यहाँ की फर्टाइल ज़मीन नहीं है लैंड। और सब थोड़ी जगह पे क्या है, लैंड फर्टाइल है, तो वहाँ पे क्रॉप ग्रो की जाती है, थोड़ी जगह पे है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। द मेन क्रॉप, ये मेन क्रॉप क्या है इनका, मेज है, वीट है, बार्ले है, ओट है एंड पोटैटोज है। कैश क्रॉप कौन कौन सी है, तंबाकू, शुगर कैन, कॉटन आर ग्रोन हियर। तो ये आपको कैश क्रॉप भी कौन सी है, मेन क्रॉप मेज, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो मेज तो हर जगह होती है, मेज, वीट, बार्ले, ये सारी चीज़ें तो हर जगह ही होती हैं, आपको देखने को मिलेंगी। तो शीप रियरिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ occupation of the people. Sheep is bred mainly of for wool. sheep को यहाँ पे पाला जाता है किसके लिए, वूल के लिए। वूल जो है यहाँ का वर्ल्ड फेमस वूल है, पूरी दुनिया में वूल जाना जाता है यहाँ का। और इसके लिए क्या करते हैं, ज़्यादातर इसकी वूल को प्रोड्यूस करते हैं, शीप को ब्रीडिंग करते हैं ना, शीप को पालते हैं और फिर काफ़ी मतलब वूल की प्रोडक्शन अच्छी करते हैं। वूल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। देखो अब आ जाते हैं, डेयरी फार्मिंग इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। डेयरी फार्मिंग जो है इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। कैटल आर रियर्ड इन द वार्मर एंड वेटर, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। रीजन एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़ प्रोड्यूस्ड बोथ द डोमेस्टिक सप्लाई एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट। मतलब ये सारी चीज़ें बनाते हैं, बटर, चीज़ वगैरह, ये खुद के लिए भी यूज़ करते हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी इनका अच्छा खासा हो रहा होता है। और ये हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं और थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। जो वेल्थ है आपकी, एक मिनट, जो वेल्थ है ना, हैव रिच, मैंने बताया ना ये क्या है, यहाँ पे रिजर्व्स होते हैं मिनरल्स के।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती है। कोल एंड आयरन बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट है, तो आयरन इंडस्ट्री तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है प्रेजेंट होगी। तो गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर ऑल्सो मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ दिस रीजन। तो गोल्ड और डायमंड भी यहाँ पे माइनिंग होती है, तो आप समझ सकते हो कि गोल्ड और माइनिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है। तो ये आपको पता चल गया। द जोहान्सबर्ग इज़ नोन फॉर द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो गोल्ड कैपिटल जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में जो सिटी है ना जोहान्सबर्ग, वो वर्ल्ड गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाई जाती है। किम्बरले इज़ फेमस फॉर द डायमंड। ये नाम ध्यान में रखना है, किम्बरले किसके लिए फेमस है, डायमंड के लिए, और जोहान्सबर्ग किसके लिए, गोल्ड के लिए। एंड माइनिंग डायमंड एंड गोल्ड इन द साउथ अफ्रीका लेड टू द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड टाइज। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ट्रेड हुए, टाइज हुए, है ना। और ब्रिटिशर्स ब्रिटेन एंड साउथ अफ्रीका बिकेम द ब्रिटिश कॉलोनी। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रिटेन ने यहाँ पे बहुत सारे टाई किए, इसकी वजह से क्या हो गया, ये साउथ अफ्रीका यहाँ पे कॉलोनी बन गया और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे खूब राज किया। तो दिस मिनरल एरिया रिच एरिया हैज़ वेल डेवलप्ड नेटवर्क टू ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे वो अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा खासा चलता है। तो आपको पता चल गया बेटा वेल्ड्स के बारे में। देखो आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, हमने नॉर्थ टेम्परेट रीजन के जोन के बारे में चेक किया, साउथ टेम्परेट जोन के बारे में चेक किया, है ना। इसके इस जोन को हम ग्रासलैंड में मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में जानते हैं, इसको हम वेल्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे माइनिंग अच्छी होती है, यहाँ पे फार्मिंग अच्छी होती है। तो यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ के लोग भी कैसे होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से जान ली। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका कोल्ड। प्रेरीज इन्हें बोलते हैं ना, मैंने बताया ना प्रेरीज बोलते हैं। व्हाट आर द कैटल फार्म इन द नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड नोन एज। जो कैटल फार्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, है ना। तो वो आपको बताना है बेटा। नेम द रिवर दैट ड्रेन द वेल्ड। वेल्ड में कौन सी रिवर ड्रेन करती है ये भी आपको बताना है। सीजन व्हेन द रेनी सीजन, मैंने बताया आपको ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको बताना है। आप देखोगे तो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड। तो साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड हो वहाँ पे लोगों का मोस्टली ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें बेटा अभी भी मैंने डिस्कस की है। अब टिक द करेक्ट, चलो ये तो कर देता हूँ मैं। रिवर मिसिसिपी ड्रेन इन यूएसए, मैंने बताया आपको। ड्रास्कनबर्ग माउंटेन आर द वेस्ट ऑफ वेल्ड्स के बताया था मैंने अभी। देखो मरीनो इज एन स्पीसीज ऑफ मैरिनो की कहाँ की स्पीसीज है ये आपकी, मैरिनो है आपकी फिश की स्पीसीज। और किम्बरले फेमस फॉर, किम्बरले मैंने बताया आपको डायमंड के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग को किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए फेमस है। ये आपको बेटा करना है। देखो जो चिनूक के क्या है, हॉट एयर है ना। कोल्ड आपको देखो काउबॉय किसे बोलते हैं हम, जो एनिमल को देख रेख करता है। तो काउबॉय किससे रिलेटेड है, एनिमल। गोल्ड जोहान्सबर्ग से रिलेटेड है ना। कुडू एनिमल से, कुडू क्या है आपका, कुडू कोल आपका, देखो कोल आपका वेल्ड्स पे अच्छी तरीके से मिलता है। कुडू आपका प्रेरीज में देखने को मिलेगा, प्रेरीज में देखने को मिलेगा आपको कुडू। तो ये सारे आपके मैच हो गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, गिव द रीज़न। द प्रेरीज आर नोन एज द ग्रेनीज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बताया प्रेरीज क्या है, ग्रेनीज ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होता है। चलो ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको खुद लिखना है। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताना है ना। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा करो बेटा, तो मेरे को समझ में आएगा आपको डाउट क्या हो रहा है। तो राइज ऑफ वूल इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। तो वूल इंडस्ट्री वर्ल्ड में क्यों डेवलप हो रही है ये भी आपको बताना है। तो ये अच्छा खासा हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।